तो यहाँ से जो है ना हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास में सर्वर किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सर्वर। तो सर्वर होता क्या है? अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डाटा और सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्वर। मैं आपको ना इस तरह की जो चीजें होंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे हमारे पास, वो इस तरह की चीजें पहले तो पढ़ रहे होंगे, तो मैं ना उनको आपको बिल्कुल एक देसी तरीके से समझाऊंगा इनको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि फर्ज कर लो कि एक घर के अंदर जो है ना वो कोई चार पांच फर्द रहते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन। ठीक है, ये तीन या तीन फर्द है। लेकिन उस घर का जो बड़ा होता है ना, जो मेन फर्द होता है, वो यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, वो भी घर के अंदर ही रहता है। तो आप फर्ज कर लो कि ये जो छोटे छोटे हैं, जो छोटे मेंबर्स हैं, इन्होंने अगर कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी इन्होंने कोई काम परफॉर्म करना है, तो वो खुद से नहीं कर सकते, खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। वो हमेशा किससे जाके पूछेंगे, किससे मशवरा लेंगे? जो घर का बड़ा फर्द होगा उससे जाके कोई एडवाइस लेंगे, सजेशन लेंगे उससे। ठीक है, उससे पूछेंगे कि हम ये काम करें कि ना करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। ठीक है, उसको तमाम इन्फॉर्मेशन पता है, तमाम चीजों के बारे में। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये सर्वर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्वर, जिसको तमाम चीजें पता है, जिससे तमाम बाकी लोग कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं जिससे सब लोग, उसको हम कहते हैं सर्वर। और ये जो छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे मेंबर्स हैं जो उससे कम्युनिकेट करते हैं या उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्लाइंट्स। ये हमारे होते हैं क्लाइंट्स। ठीक है, ये क्लाइंट्स होते हैं, और ये इसको हम कहते हैं सर्वर कहते हैं। इसी तरह आईटी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स बने होते हैं। ठीक है, आप जो है ना, मैं डायरेक्टली वहां पे नहीं जा रहा कि सर्वर बने होते हैं तो हम उस पे किस तरह उसको एक्सेस करते हैं। फर्ज कर लें, हमारे पास एक बड़ा कंप्यूटर होता है। कंपनीज के अंदर ना एक बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होते हैं। कंप्यूटर ही समझने के, वहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बड़ा कंप्यूटर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर होता है ना, ये भी सेम इसी तरह कंप्यूटर होता है जो यहाँ पे बने होते हैं। एक, ठीक है, आप फर्ज करो कंपनी में ना चार पांच कंप्यूटर हैं। एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, और एक हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटर है। तो ये चार कंप्यूटर है कंपनी के अंदर। तो आप फर्ज कर लो कि सेम है उनके कंप्यूटर सेम ही है, लेकिन उनके अंदर स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये जो कंप्यूटर है ना, इसके साथ स्टोरेज भी बड़ी अटैच है, बहुत ज्यादा अटैच है। इसके साथ जो रैम भी अटैच हुई है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी जो सीपीयू पोर्ट दिए गए हैं वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको क्योंकि मेमोरी भी ज्यादा दी गई है, इसको स्टोरेज भी ज्यादा दी गई है, इसलिए इसको ये बड़ा कंप्यूटर है हमारे पास। इसलिए हमारे कंपनी की जो भी चीजें सेम है ना, वो इसी के अंदर सेम है। जो जितनी भी चीजें सेम है वो इसी के अंदर सेम है, इस कंप्यूटर के अंदर, बड़े कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर ना, इनके अंदर छोटी छोटी, अगर यहाँ पे इसको हमने 500 जीबी दिया हुआ है, अगर इसको मैंने 500 जीबी दिया, तो इसको हमने 10-10 जीबी दिया होगा। 10 जीबी इसको दिया है, 10 जीबी इसको दिया, और 10 जीबी इसको हमने जो है वो स्टोरेज दी हुई है। ठीक है, तो अगर इन्होंने कोई काम करना है, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो कहाँ पे जाएंगे, वो इस कंप्यूटर के पास जाएंगे, क्योंकि इसके पास जो है ना तमाम इन्फॉर्मेशन इसी के पास सेव है। ये अपने पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इनके पास उतनी स्टोरेज ही नहीं है कि वो अपने अंदर सेव रख सकें। इसलिए वो हमेशा किससे कम्युनिकेट करेंगे, जो बड़ा कंप्यूटर होगा कंपनी के अंदर, वो उससे कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो उससे हमेशा इंटरेक्ट होंगे। तो इसलिए ये जो इंटरेक्ट उससे हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्लाइंट्स। ये हमारे होते हैं क्लाइंट्स। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सर्वर। इसको हम कहते हैं कंपनीज के अंदर ये हमारे सर्वर होते हैं। तो इस तरह, ये तो मैंने आपको बेसिक सी एग्जांपल दी है, लेकिन जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े सर्वर लगे होते हैं बैकएंड के ऊपर, जो चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। आप देखो, हम इंटरनेट के ऊपर हैं। ठीक है, हम इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज हम सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो हम किससे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हम किसी सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। क्योंकि वो तमाम चीजें जो स्टोर हो रही हुई होती हैं, वो बैकएंड पे किसी न किसी कंप्यूटर के ऊपर, किसी न किसी सर्वर के ऊपर पड़ी होती है, वहां पे स्टोर होती है। सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो हम तो यहाँ बैठे हैं अपने घर के अंदर, तो हम अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस कर रहे हैं, इस सर्वर को, घर बैठे। ठीक है, इसलिए हम क्या होंगे, ये हमारा कंप्यूटर क्या होगा, वो क्लाइंट होगा, और ये जो कंप्यूटर होगा ये क्या होगा, सर्वर होगा। ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशंस और जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, वो बैकएंड पे कहाँ पे चल रही होती हैं, किसी सर्वर के ऊपर चल रही होती हैं। इस सर्वर के ऊपर चल, इस तरह के सर्वर होते हैं, वहां पे चल रही होती हैं। और हम अपने घर पे बैठ के इसको एक्सेस करते हैं, इसी को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अभी आपने जो वेबसाइट ओपन की है, जहाँ से हम पीडीएफ स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली बैकएंड में कहाँ पे स्टोर है, किसी न किसी सर्वर के ऊपर स्टोर है, हम वहां से एक्सेस कर रहे हैं, किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं घर में बैठ के। ठीक है भाई।
तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे इसको सिर्फ आपने रीड कर लेना, बाकी स्टूडेंट्स ने यही बताई हुई है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ उन्होंने कहा है कि अब सर्वर जो होता है, ये तो पढ़ लिया कि सर्वर होता क्या है। एक सर्वर होता है जो मेन बड़ा कंप्यूटर होता है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा मेमोरी होती है, ज्यादा स्टोरेज होती है, उसके पास ज्यादा सीपीयू होते हैं। तो उससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अब जो सर्वर होते हैं ना, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जो सर्वर होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। वो वेब सर्वर भी होते हैं, वो डाटाबेस सर्वर भी होते हैं, वो मेल सर्वर भी होते हैं, वो कोई भी सर्वर हो सकता है आपका। ठीक है, कोई भी आप सर्वर बनाना है अपने, आप कोई भी स्पेसिफिक सर्वर बना सकते हो। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कितने तरह के सर्वर हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने आपको एक एप्लीकेशन का एक सिनेरियो बना के दिया हुआ है, एक डायग्राम बना के दी हुई है। वेब एप्लीकेशन डेटा रन ऑन वेब सर्वर एंड एक्सेस डेटाबेस सर्वर। अब ये जो सिनेरियो ना, मैं आपको यहाँ पे समझा के बताता हूँ। यहाँ पे ना हम किसी एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज कर लो हम यहाँ पे अपनी लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं, अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाइयों। तो हमने जो ना, अब हम कोई एप्लीकेशन ले लेते हैं। फर्ज कर लो हम जो ना फेसबुक ले लेते हैं, कि हमने फेसबुक को चलाना है, अपने सिस्टम के ऊपर सर्च करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं facebook.com। facebook.com लिखते हैं, तो या फिर उसकी एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? वो बैकएंड पे उस सर्वर के ऊपर जाती है जहाँ पे वो एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर, जो फ्रंट एंड पे होता है। ये होता है सर्वर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तमाम चीजें, उनकी जो एप्लीकेशन होती है फेसबुक की, वो यहाँ पे चल रही होती है। तो हम एक्चुअली फेसबुक को एक्सेस करते हुए किसको एक्सेस करते हैं? उस सर्वर को एक्सेस करते हैं जिसके ऊपर हमारी फेसबुक चल रही है। ठीक है, अब हम वहां पे लिखते हैं, हम उसको स्क्रोलिंग तो कर रहे हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं। लेकिन अब हम जो है ना, कुछ सर्च करते हैं फेसबुक की, किसी की प्रोफाइल सर्च करते हैं, किसी का नेम लिख के, किसी की आईडी लिख के सर्च करते हैं। ठीक है, तो जब हम सर्च करेंगे, तो जितनी भी चीजें सेव होंगी ना, वो कहाँ पे होंगी? बैकएंड पे डेटाबेस सर्वर होता है कंपनी का, वहां पे चीजें सेव होती हैं। ठीक है, जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं बैकएंड पे, एक उसको हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर, जो बैकएंड पे बना होता है, जिसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, जो फेसबुक का एप्लीकेशन, इसको हर कोई डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, हर बंदा इसको डाउनलोड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये जो है ना, इसको उन्होंने वेब सर्वर बनाया होता है, एक सर्वर होता है, उसके ऊपर डिप्लॉय किया होता है, और वहाँ पे उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। उन्होंने वहाँ उसके ऊपर सिक्योरिटी ऐसी लगाई होती है कि उसको कोई भी पर्सन जो है ना, हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो हम जो है ना, अभी जो उसका फ्रंट एंड सर्वर होता है उसको एक्सेस कर रहे हैं, जो बिल्कुल आगे पड़ा होता है। अब हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी की प्रोफाइल सर्च करनी है, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है ना, लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव होती है, पर्टिकुलर डाटाबेस सर्वर है, तो यहाँ पे तमाम लोगों की प्रोफाइल यहाँ पे सेव है। ठीक है, राशद, माजद, तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव है, प्रोफाइल यहाँ पे सेव डाटाबेस सर्वर के ऊपर। लेकिन हम जो एक्सेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेब सर्वर को, जो फ्रंट एंड पे होता है। अब हमने यहाँ पे ना इस इन्फॉर्मेशन को लेना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमने यहाँ से गेट करना है। तो कैसे करेंगे? हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे, फेसबुक जो है ना वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, उसकी आईडी को सर्च करेंगे, और हमारी रिक्वेस्ट जाएगी इस सर्वर के ऊपर। ठीक है, हमारी जो रिक्वेस्ट होती है ना डायरेक्टली इस सर्वर के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि जो डाटाबेस सर्वर होते हैं कंपनी, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि जो डाटाबेस सर्वर होते हैं उसको हम हमेशा सिक्योर तरीके से बना के रखते हैं किसी प्राइवेट सबनेट के अंदर, ताकि उसको हर कोई एक्सेस ना कर सके, क्योंकि वहाँ पे जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, उसको हर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है भाइयों, तो हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ पे जाएगी? जो वेब सर्वर होता है वहाँ पे जाएगी, और यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट, जो वेब सर्वर होता है वो किससे कम्युनिकेट करेगा? वो इससे कम्युनिकेट करेगा, डाटाबेस सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा। अब यहाँ से वो जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन लेगा, ये इन्फॉर्मेशन इसको देगा, और ये जो सर्वर है ये हमारे जो ना, हमें वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। बेसिक एग्जांपल ये है कि आप फर्ज कर लो कि प्रिंसिपल की एग्जांपल ले लेते हैं कॉलेज की, कि ये प्रिंसिपल का रूम है। ठीक है, ये प्रिंसिपल का रूम है। ये यहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। ठीक है, बैकएंड पे है इसकी, और तरीके से यहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जो प्रिंसिपल है ना हमारा बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसे हर कोई भी नहीं मिल सकता। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने क्लास में बैठे हुए हैं, तो हम ना दरम्यान में कोई पर्सन ढूंढते हैं जो प्रिंसिपल से हमारी मुलाकात करवा सके, या उससे हमारी सिफारिश कर सके, या उसको हम कोई भी हमने मिलना है, काम करवाना है। तब वो हमारा टीचर भी हो सकता है, वो हमारा कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो जो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जो पीएन बैठा होता है, या जो उसका सेक्रेटरी बैठा होता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा उसको बोलेंगे भाई,
हमने जो ना प्रिंसिपल से कहा है तो हमें वहां तक लेके जाओ या उससे हमारी सिफारिश करवा दो या उसको बोलो कि आपसे कोई मिलना चाहता है, ठीक है। तो हम इससे कम्युनिकेशन करेंगे और ये हमारी बात किसको पहुंचाएगा, इसको पहुंचाएगा, प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल इसको फिर जो ना वो कहेगा ठीक है उसको आने दो, और ये फिर हमें कन्फर्मेशन देगा कि भाई आप अंदर जा सकते हैं, फिर हम इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वही चीज है ना, यहाँ पे मैं आपको समझाने की बात कर रहा था कि इंटरनेट के ऊपर जो ना हम कम्युनिकेशन करते हैं वो हम किस तरह करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सर्वर बने होते हैं कंपनीज के अंदर। एक एक फ्रंट एंड पे होता है, एक बैक एंड पे होता है। जो बैक एंड पे होता है तो उसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राइवेट एक सिक्योर तरीके से वहां बना होता है। तो हम दरमियान में कोई जो है ना वो एक इंटरमीडिएट यूज करता है। क्या, तो ये वेब वेब सर्वर होता है जिसके ऊपर उनकी एप्लीकेशन चल रही होती है, फेसबुक चल रही होती है, और जो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है बैकएंड पे डेटाबेस सर्वर के ऊपर चल रही होती है, वहां पे हम उसको एक्सेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सर्वर होते हैं ये पड़े कहाँ होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली पड़े कहाँ पे होते हैं। सर्वर जिस जगह पे पड़े होते हैं, जहाँ पे उसको लगाया जाता है, जहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाता है, उसको हम कहते हैं डाटा सेंटर, ठीक है। डाटा सेंटर क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा डाटा, तमाम डाटा स्टोर होता है। डाटा स्टोर कहाँ पे होता है, सर्वर के अंदर होता है। तो जहाँ पे सर्वर पड़े होंगे उसको हम क्या कहेंगे, डाटा सेंटर, डाटा सेंटर कहेंगे, ठीक है भाइयों। वेयर डज अ सर्वर रिजाइड, ये मतलब वही चीज है कि प्रिंसिपल जहाँ पे बैठता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्लासरूम नहीं कहेंगे, उसको हम प्रिंसिपल ऑफिस कहेंगे। इसी तरह जहाँ पे सर्वर पड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डाटा सेंटर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो डाटा होता है वो उस सर्वर के अंदर हमारा सेव होता है, और जो सर्वर जहाँ पे लग जाते हैं, जिस जगह पे लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है, डाटा सेंटर है। तो सर्वर रिजाइड इन डाटा सेंटर। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, फेसबुक देख लो, व्हाट्सएप देख लो, गूगल देख लो, तो इनके बड़े बड़े डाटा सेंटर बने होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरह डाटा सेंटर होते हैं, बाहर से इस तरह नजर आते हैं ये वाली चीजें। ये डाटा सेंटर होता है, ये बाहर से कुछ इस तरह का नजर आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये चीजें पड़ी होती हैं, एक्चुअली सर्वर होते हैं जो इसके अंदर इंस्टॉल हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डाटा सेंटर। इसी तरह हम यहाँ पे फेसबुक डाटा सेंटर सर्च कर लेते हैं। ये होते हैं, ठीक है। बाहर से कुछ इस तरह के नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सर्वर पड़े होते हैं। वो सर्वर किस तरह दिखाई देते हैं, बाहर से तो इस तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से किस तरह दिखाई देते हैं, अंदर से वो इस तरह दिखाई देते हैं। ये क्या है, एक्चुअली यहाँ पे रैक्स बने होते हैं, वहां पे सर्वर हमने लगाए होते हैं, सारे सर्वर पड़े हुए हैं, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव होती है, ठीक है। प्रोफाइल हम जो भी अपलोड करते हैं, जहाँ पे कहाँ पे स्टोर हो जाती है, वो किसी ना किसी सर्वर पे यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर, पिक्चर अपलोड करते हैं, कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वो जाके कहाँ पे स्टोर होती है, ये जो डाटा सेंटर बने होते हैं यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है एक्चुअली, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाटा सेंटर्स। इस तरह की चीजें होती हैं। A data center hosts all of an organization computer and networking equipment, including servers, storage devices, network devices, cooling equipment, अन तो यहाँ पे ना तमाम चीजें होती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो डाटा सेंटर होते हैं, ऑब्वियसली अगर आपने डाटा सेंटर बनाया हुआ है, इस तरह मैं कल आपको बता रहा था कि अगर हम यही चीजें फिजिकली करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा डाटा सेंटर लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक ने डाटा सेंटर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बहुत कॉस्ट आई होगी इनको, ये ऐसा नहीं कि बस लगा लिया है। इनको सर्वर की कॉस्ट आई होगी, जितने भी सर्वर यहाँ पड़े हुए हैं भारी भारी, बहुत ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी कॉस्ट आई होगी, ठीक है। फिर ये जो डाटा सेंटर होते हैं ना, इनके अंदर चिलर्स लगे होते हैं, एक कूलिंग इन्वायरमेंट होता है जो हमेशा ठंडे रहते हैं वहां पे। हम कोई भी हम चाहते हैं कि हीटिंग इश्यू ना आए, जिससे हमारे सर्वर जो है उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाए, ठीक है। उसको ठंडा करना पड़ता है, तो वहां पे चिलर्स लगाए होते हैं, बड़े बड़े एसी लगाए होते हैं। तो वो भी उसकी कॉस्ट भी आती है। तो यहाँ पे इन सर्वर को हम स्टोरेज भी अटैच करते हैं, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस अटैच करते हैं उनकी नेटवर्किंग भी कम करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम मिला के कहते हैं डाटा सेंटर है ये हमारा। तो एक डाटा सेंटर के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, हमारी नेटवर्क डिवाइसेस, सर्वर्स, चिलर्स वगैरह। तो इन सारा मिला के हम कहते हैं हमारा क्या है, डाटा सेंटर है। जी भाई क्लियर है यहाँ तक। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से उनको तो ये चीजें पता होंगी, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें हैं। जो फर्स्ट टाइम चीजें पढ़ रहे हैं सर्वर वगैरह, तो उनके लिए जो है ना मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ डीपली जाके। क्लियर है सर। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम
ये चीजें समझने वाली हैं कि यहाँ पे ना अब हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि भाई कि अगर हम कोई काम ऑन प्रेमिसेस में कर रहे हैं, अगर हम कोई अपना काम खुद से कर सकते हैं, तो हम क्लाउड के ऊपर क्यों जा रहे हैं, हम क्लाउड की सर्विसेज क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्ज कर लो कि फेसबुक वाले कहते हैं कि भाई अ, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, आपसे आपने अपनी इंफॉर्मेशन खुद से सेव करना है। वो कैसे सेव करना है, वो कहेंगे आप आज के बाद आपने जो भी वीडियो अपलोड आप करेंगे या जो भी अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, वो हमारे डाटा सेंटर के अंदर आगे स्टोर नहीं होगी। ठीक है। हम फिर पूछेंगे भाई वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो कहेंगे भाई आप ऐसा करो, आप अपना सर्वर बनाओ अलग से। ठीक है। सर्वर बना के उसको अटैच करो, आप जो भी हम आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। आप जो भी चीजें अपनी अपलोड करोगे अपनी फेसबुक से रिलेटेड अपनी आइडिया, वो वहाँ पे जाकर स्टोर होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस तरह कोई एक स्पेस लेनी पड़ेगी बड़ी सारी। ठीक है। कोई प्लॉट वगैरह कोई बिल्डिंग देखनी पड़ेगी, उसके अंदर जाकर हम अपने सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके उसकी मेंटेनेंस करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी नेटवर्किंग करेंगे, वहाँ पे एसी लगाएंगे, चिल लगाएंगे, उसको मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉइज हायर करेंगे। तो हम तो फिर फेसबुक ही यूज करना छोड़ देंगे भाई, हमें इससे क्या फायदा हो रहा है। ठीक है। इसी तरह हम फर्ज कर लेते हैं कि हम जो है ना हमने कोई एप्लीकेशन चलानी है। ठीक है। तो अभी हम जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये होती है ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर। इसको हम कहते हैं फिजिकल डाटा सेंटर या ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर, या इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल प्रेमिस डाटा सेंटर। ठीक है। तो ये होता है ऑन प्रेमिस, जिसको हम खुद लगा रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं, खुद हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे रुके एक मिनट जरा। जी। तो हम जो है ना दोबारा एग्जांपल लेते हैं जो इसके हम कल डिस्कशन कर रहे थे, कि अब फर्ज कर लो कि अगर कोई कंपनी है, तो कंपनी ने अपनी कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है उनकी, या उन्होंने कोई एप्लीकेशन बिजनेस के लिए बनानी है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने पहले सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा, एप्लीकेशन कोड लिखवाना पड़ेगा कहीं से, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से। ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन कोड तो लिखवा दिया अपना, एप्लीकेशन जो भी कोड है वो उन्होंने एप्लीकेशन रेडी हो गया उनके। ठीक है। कोड लिखवा दिया उन्होंने। अब उस एप्लीकेशन को, जिस तरह मैंने को पहले बताया कि जो एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर होते हैं किसी सर्वर के ऊपर इनको चलाया जाता है, किसी सर्वर के ऊपर रख के इनको स्टार्ट किया जाता है। तो इसको अब किसी सर्वर के ऊपर रखना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो फर्स्ट को अब कंपनी क्या करेगी, बाजार में जाएगी, मार्केट में जाकर कुछ सर्वर लेके आएगी, वो सर्वर बाय करेंगे वहां से। ठीक है। फर्स्ट को उन्होंने इनिशियल 3 सर्वर बाय कर लिए। अब उन सर्वर को रखने के लिए कोई उनको स्पेस भी लेनी पड़ेगी, कोई बिल्डिंग या किस तरह की जगह उनको देखनी पड़ेगी जहाँ पे अपने सर्वर को इंस्टॉल कर सकें, तो वो भी उन्होंने ले लिया है। अब वहाँ पे उनको वहाँ पे चिलर्स और एसी का लगाने पड़ेंगे, ताकि वहाँ पे कूलिंग सिस्टम एक टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन रहे। फिर उनको उनकी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है। आपस में उनको जोड़ना पड़ेगा, तमाम चीज़ें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी उनको खुद से। ठीक है। उस कंपनी को आप उनको देखभाल के लिए उनको एम्प्लॉयज भी हायर करने पड़ेंगे तमाम चीज़ें करने के लिए। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने एप्लीकेशन को रन ही नहीं करवाया, लेकिन उससे पहले उनकी कितनी कॉस्ट आ गई, बिल्डिंग कॉस्ट आ गई उनकी, इक्विपमेंट कॉस्ट आ गई, हार्डवेयर कॉस्ट आ गई, इंप्लॉइज कॉस्ट आ गई, तो डिफरेंट कॉस्ट उनकी यहाँ पे आ गई। ठीक है। अभी उन्होंने एप्लीकेशन को रन नहीं करवाया। अब फर्स्ट तो उन्होंने एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करवा दिया, कोड जो है उन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय किया, और एप्लीकेशन को उनकी रन हो गई। अब जो एप्लीकेशन है उसको यूजर जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है। यूजर यूज कर रहे हैं। और जिस तरह दराज समझ लें कि यहाँ पे दराज एप्लीकेशन यहाँ पे जो है ना वो डिप्लॉय हो गई है, और अब जितने भी दराज के यूजर हैं उसको यूज कर रहे हैं। अब यूज करते हुए क्या हुआ कि उनकी ना एक सेल आ गई, 11/11 सेल, 11/11 सेल। ठीक है। अब जब पता है कुछ इस तरह की सेल्स रखती हैं, तो यूजर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनकी जो उनके ऊपर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आती हैं, यूजर्स ज्यादा यूज करते हैं एप्लीकेशन को, बाइंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। बहुत ज्यादा लोग उनकी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो लेकिन अब जहाँ पे डेली 50 यूजर आते थे इस सर्वर को एक्सेस करते थे, अब वहाँ पे जो है ना 5,000 लोग आ गए हैं एक दिन के अंदर। ठीक है। अब उसको यूज करेंगे एप्लीकेशन को, क्योंकि वो 11/11 सेल है, तो यहाँ पे यूजर भी ज्यादा आएंगे। तो अगर 5,000 यूजर हैं, तो लेकिन ये जो सर्वर है इनकी कैपेसिटी बहुत कम है, ये 5,000 यूजर को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी रिक्वेस्ट को नहीं ले सकते। ठीक है। इनके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। जिस तरह एक पर्सन होता है ना, वो एक मैक्सिमम जो है ना वो लोड उठा सकता है, अगर उसके ऊपर ज्यादा बर्डन डालोगे तो वो बैठ जाएगा, वैसे वो उठाया नहीं जाएगा उससे। ठीक है। इसी तरह ही सर्वर होते हैं, इनके ऊपर अगर आप ज्यादा बर्डन डालोगे, ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे इनके ऊपर, तो ये सर्वर डाउन हो जाते हैं, काम नहीं करते। फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वो दोबारा बाजार में जाएंगे, दोबारा न्यू सर्वर लेके आएंगी और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी, लेकिन इतना जल्दी होता नहीं है, वो काफी यहाँ पे टाइम लगता है। तो मैं आपको यहाँ पे ना एक डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, कितने डिसएडवांटेज होते हैं यहाँ पे अगर हम सारे काम खुद करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे अब ठीक चल रही है, उनके 3 सर्वर और आगे, पहले 6 चल रहे थे,
3 चल रहे थे, 3 या उनके 10 सर्वर और आ गए। ठीक है, अब उनके जितने भी एक दिन की सेल है वो खत्म होगी उनकी। अब नेक्स्ट डे जो है ना, वो तमाम यूजर फिर 5,000 से 500 या 50 हो गए, लेकिन सर्वर तो उनके ज्यादा चल रहे हैं। अब इनकी कोस्ट तो उन्होंने बाय कर ली, इनको अब वो वापस नहीं कर सकते कि अब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो अब ये पैसे पड़े होंगे, अब इनको बंद करना पड़ेगा। बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये चलते रहते हैं सर्वर 24 आवर्स, इनको ऑफ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऑफ करेंगे तो जो भी डाटा होता है वो फिर लॉस होता है, वो डिफरेंट चीजें होती हैं, बैकअप बनाने पड़ते हैं। तो इनको फिर हम ऑफ भी नहीं कर सकते। तो ये भी चलते रहेंगे, फिर ये जो चलेंगे इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आएगी, वो भी हम पे करनी पड़ेगी। इनसे हम काम तो अब नहीं ले रहे, अब हमारा डेली यूज हो रहा है 50 या 500 रिक्वेस्ट आ रही है, इतने यूजर यूज कर रहे हैं। उनको तो 3 सर्वर काफी है, उसको हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। बाकी जो सर्वर एक्स्ट्रा चल रहे हैं उनको हम क्या करें। ठीक है, तो इस तरह के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि यहाँ पे हमें इस तरह डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं कि हम जो है ना वहाँ पे हमें स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिलती अगर हम सारी चीजें खुद करते हैं। तो इन्हीं सारे चक्करों से निकलने के लिए जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, AWS, एज्योर, गूगल, ये कहते हैं कि भाई आप इस सारे झंझट से निकलो, आप हमारे पास आओ, हम ये सारी चीजें ना आपको बनी बनाई देंगे, पहले से तैयार होंगी, आप सिर्फ आके यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को रन करवाओ। ठीक है, तो हम आपको सारी चीजें देंगी और आप जितना उसको यूज करोगे, आपने उसको 1 घंटा यूज किया, आपने हमारे सर्वर को 2 घंटे यूज किया, 5 दिन यूज किया, 3 साल यूज किया, आप हमें उतना पे करो और बस अपना अपना काम करो। ठीक है, तो हमें जो है ना वहाँ पे अगर हम क्लाउड के ऊपर जाते हैं तो हमें सारी चीजें खुद से नहीं बनानी पड़ती, ये सारी चीजें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। हम इसको विजुअलाइज तरीके से यूज करते हैं। ठीक है भाइयों, तो यही जो ना हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि उसको हम क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम खुद से बना रहे हैं सारी चीजें, अगर सारी चीजें हम खुद से बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल या ऑन प्रेमिस नेटवर्क, अगर हम खुद से बना रहे हैं या अगर हम क्लाउड के ऊपर यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो वो अभी हम डिफरेंट यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। यू ओन द डाटा सेंटर एंड होस्ट इट एट योर लोकेशन। ऑब्वियसली अगर हम खुद वो सारी चीजें कर रहे हैं फिजिकली, तो वो सारी चीजें कौन ओन करेगा, उस कंपनी का जो ओनर होगा, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके ऊपर खुद ओन करेगा उसको। ठीक है, ऑब्वियसली वही ओनर होगा तो वही उसको ओन करेगा, और उसी की लोकेशन होगी जहाँ पे उसकी चीजों को इंस्टॉल करेगा। अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ओन्स अ डाटा सेंटर, बट अगर हम क्लाउड की सर्विस यूज कर रहे हैं, क्लाउड के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डाटा सेंटर होता है, तो ये भी जो मैंने आपको डायग्राम बना के दी थी किसकी थी, ये डाटा सेंटर की डायग्राम थी, ये हमारा है डाटा सेंटर। ठीक है, जहाँ पे हमारे सर्वर इंस्टॉल है, ये हमारा डाटा सेंटर है। ठीक है भाइयों, तो अगर हम ये सारी चीजें खुद से कर रहे हैं, ऑन प्रेमिसेस में कर रहे हैं, तो ये डाटा सेंटर खुद ऑन करेंगे इसको। लेकिन अगर हम यही चीजें क्लाउड के ऊपर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब पहले से बनी हुई है, तो जिन्होंने बनाई है क्लाउड वालों ने, ये वही इसको ऑन करते हैं, वही इसके मालिक है, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरह हम रेंट पे गाड़ी ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं घर रेंट के ऊपर, सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे, हम सिर्फ उसको जाके वहां पे रेंट पे यूज करेंगे। ठीक है भाइयों, you buy, install, configure and manage all of the hardware and software in your own facility। तो obviously हम उसको बाय भी करेंगे, अगर हम खुद से सारा काम कर रहे हैं, बाय भी करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे, कॉन्फ़िगर भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे, सारी चीजें हम खुद करेंगे। लेकिन अगर हम क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं तो क्लाउड के ऊपर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बाइज हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फोटो फाड़ते हैं। तो यहाँ पे समझ लो कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वही बाय करते हैं, वही इंस्टॉल करते हैं, वही कॉन्फ़िगर करते हैं, वही मैनेज करते हैं उस डाटा सेंटर को, हम खुद मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे जो उसको वो पूरा एक हेडेक होता है, हमारे जो वो एक पूरा कॉम्प्लेक्सिटी होती है हम उससे बाहर आ जाते हैं, हम सिर्फ जाके बनी बनाई चीज को यूज करते हैं और कुछ नहीं हम करते हैं, एक सिर्फ एज अ रेंट पे यूज करते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आप खुद डाटा सेंटर अपना लगा रहे हैं, यू हायर द स्टाफ, ऑब्वियसली आप उसको स्टाफ भी हायर करेंगे। ठीक है, अगर स्टाफ हायर करेंगे ना, तो जो हमारे मैंने आपको कहा कि हमारे जो सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, 24 आवर चलते रहते हैं। 24 आवर चलते रहते हैं, तो 8 3 24। ठीक है, तो हमें 3 शिफ्ट में जो है ना, हमें तो अपने स्टाफ को रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एक शिफ्ट में 8 घंटे कोई एक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो हमें 3 शिफ्ट में एम्प्लॉयज को रखना पड़ेगा जो उस सर्वर को मेंटेन करेंगे या उसको मैनेज या हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर उसकी भी कॉस्ट होगी, उनको हम सैलरीज भी देंगे, कंपनी वाले जो है ना वो उस एम्प्लॉयज को सैलरी भी देंगे। ठीक है, तो उसकी वहां से भी कॉस्ट निकल आएगी उनकी। द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हायर द पर्सनल एंड सपोर्ट डाटा सेंटर, तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो खुद ही उसको जो उनके डाटा सेंटर होते हैं ये वाले, इसको मैनेज करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए वो खुद ही अपना स्टाफ हायर करते हैं, उनका स्टाफ भी अपना होता है। ठीक है, उनका डाटा सेंटर भी अपना होता है, वो स्टाफ भी खुद से हायर करते हैं।
यू यूज योर ओन डेटा सेंटर सोर्सेज यू, ठीक है। अब यहाँ पे जितना हम यूज करेंगे, यू यूज योर ओन डेटा सेंटर सोर्सेज, हम हमारा डेटा सेंटर होगा ना उसके रिसोर्स हम खुद यूज कर रहे होंगे। बट क्लाउड सर्विस के अंदर क्या होता है, यू पे टू यूज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड डेटा सेंटर सोर्सेज, ये वहाँ पे हम जितने भी रिसोर्सेज यूज करेंगे हमें उतना उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जितने भी सर्वर पड़े हुए हैं, अगर हमने किसी को यूज करना है तो हमें सर्वर की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पे, हमें इनिशियल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसको हम कैपिटल कॉस्ट कहते हैं वो हमें कोई भी नहीं आएगी, हम सिर्फ रेंट की कॉस्ट देंगे, ठीक है। जितना उसको रेंट आया उस रेंट की कॉस्ट सेम हुई। अगर हम रेंट के मकान में रह रहे हैं ना, तो अब हम उस घर की कॉस्ट नहीं उनको देंगे, अब महीने बाद जो रेंट बनता है हमारा हम सिर्फ उतना देंगे जितना हम उसको यूज कर रहे हैं घर को, ठीक है। इसी तरह सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जितना हम उसको यूज कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को उतना हम उनको पे करेंगे, तो जो फिजिकल चीजें हैं उसके ऊपर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इतने बेनिफिट होते हैं क्लाउड के ऊपर जाने के, कि वहाँ पे हमारी सबसे पहले बड़ी जो एडवांटेज हमें यहाँ मिलता है, कॉस्ट कट हो जाती है यहाँ पे हमारी, ठीक है। हमारे जो जितने भी इनिशियल कॉस्ट होती है वो कट हो जाती है, कोई भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई आपकी जो है ना यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है सर। बाकी भी बताते हैं जो फर्स्ट टाइम स्ट्रिक्ट जो पढ़ रहे हैं, अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, मे बी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो ये वाली चीजें, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपने जरूर मुझे बताना है, मैं आपको गाइड करूंगा। इससे ठीक है, क्लियर है सर। चलिए गुड हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि अभी मैंने जो डायग्राम बना के दी डाटा सेंटर की डायग्राम, जहाँ पे हम सर्वर खुद इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो सर्वर है ना जिनके ऊपर हमें एप्लीकेशन चल रही है, ये वाले सर्वर ये हम खुद इंस्टॉल यहाँ पे कर रहे हैं। एक मैं रिमूव कर लूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे सर्वर हैं, ठीक है। अगर हमने खुद डाटा सेंटर बनाया हुआ है, खुद से अपना बनाया हुआ है, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, कंपनी के पास, वो चाहते हैं कि हम क्लाउड पे नहीं जाएंगे, हम अपने पैसे जाया करेंगे, ठीक है। तो हम खुद अपना डाटा सेंटर लगाना चाहते हैं, तो अगर वो खुद लगाते हैं तो ये जो सर्वर है ना, इसको ये फिजिकल सर्वर है, ठीक है। हम खुद बाय कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मतलब हम इसको टच भी कर सकते हैं सर्वर को, ठीक है। टच कर सकते हैं इसको, ऊपर अपनी एप्लीकेशन में चला सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर यही सर्वर हम क्लाउड के ऊपर यूज कर रहे हैं, अगर यही चीजें हम क्लाउड के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम इसी सर्वर को हम कहते हैं वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन कह रहे हैं इसको, इसको आप वर्चुअल सर्वर कह रहे हैं, अपनी आसानी के लिए भी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको ये कहते नहीं है, लेकिन आसानी के लिए वर्चुअल मशीन, ये जो सर्वर है ना, इसको यहाँ पे हम सर्वर कहते थे, लेकिन यहाँ पे क्लाउड के ऊपर इसको कहेंगे वर्चुअल सर्वर। कि हम सर्वर को यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते फिजिकली, क्योंकि उसको हम ऑन ही नहीं करते, वो पहले से बने हुए हैं, उसको अभी हम सिर्फ इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल सर्वर, कि उसको हम वर्चुअलाइज तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं वीएम, वर्चुअल मशीन्स भी कहते हैं, वीएम भी कहते हैं, तो वो सारी चीजें को हम कहते हैं इसी चीज को, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सर्वर है, अगर इसको हम घर बैठ के एक्सेस कर रहे हैं, इसके ऊपर हो सकता है ये जो सर्वर है ना, ये वाला जहाँ मेरा माउस है, यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन बनी हो, यहाँ से मेरी एप्लीकेशन रन हो रही हो, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए वर्चुअल सर्वर है, क्योंकि इसको मैं फिजिकल टच नहीं कर सकता, ये किसी दूसरे कंट्री के अंदर पड़ा हुआ है, इसको मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इसलिए मैं इसको कहूंगा वर्चुअल मशीन है मेरे लिए। लेकिन वहां पे जो स्टाफ है फिजिकली वो इसको टच कर सकता है, उनके लिए वर्चुअल सर्वर नहीं है, उनके लिए ये फिजिकल सर्वर ही होगा। ये मेरे लिए सिर्फ वर्चुअल सर्वर है, क्योंकि मैं इसको टच नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। ये जो डाटा सेंटर लगा हुआ है फेसबुक का, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीडन में लगा हुआ है ये वाला डाटा सेंटर, ठीक है। तो ये स्वीडन में कहीं पड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन, आप यही मान के चले सर्वर ही होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन को रखते हैं, ठीक है। A virtual machine is a software based computer। एक कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होता है, ठीक है भाई। अभी जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल के समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअली ये भी हमारी वर्चुअल मशीन नहीं होती, ठीक है, ये भी सर्वर ही होता है।
लेकिन इसको वर्चुअल मशीन नहीं बोलते, लेकिन आप इसको वर्चुअल सर्वर बोल सकते हो। अब होता क्या है यहाँ पे, a virtual machine run on a physical computer which is called a host। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब मैं आपको बताता हूँ गाइड, एक ना न्यू डायग्राम बना के बताता हूँ। ये तो क्लियर हो गया कि भाई अगर हमने कोई सर्वर बनाना है ना, कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उन सर्वर के अंदर हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिजिकल सर्वर हार्डवेयर है, इसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर है, सर्वर है, इसके ऊपर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। ठीक है, ये फिजिकली बात कर रहा हूँ। बट अगर यही काम आपने क्लाउड के ऊपर करना है तो आप कैसे करोगे, क्लाउड के ऊपर आप ऐसा करेंगे कि मैं अभी जो डाटा सेंटर को दिखा रहा था, ठीक है, होस्ट उनके बने होते हैं, सर्वर बने होते हैं डाटा सेंटर के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, उनके ऊपर आप अपनी वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि फर्स्ट कर लो, ये डाटा सेंटर है AWS का। ठीक है, ये अभी जो मैं आपको से दिखा रहा था, ये डाटा सेंटर है। तो यहाँ पे जो ना उनके सर्वर लगे हुए हैं, एक सर्वर ये लगा हुआ है, एक सर्वर ये लगा हुआ है उनका, एक सर्वर उनका ये लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो 3 सर्वर लगे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो सर्वर है ना, एक्चुअली इनके साथ ऑब्वियसली स्टोरेज अटैच होती है, इनके साथ स्टोरेज भी अटैच होती है, जिस तरह हम खुद अटैच करते थे अपने सर्वर के साथ। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी अटैच होती है, स्टोरेज अटैच होती है, रैम अटैच होती है, मेमोरी जिसको हम कहते हैं अटैच होती है, CPU भी इसको दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम इसके ऊपर आके अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले ये होता है फिजिकल होस्ट, ये होता है होस्ट जो वहां पे पड़ा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे पड़ा हुआ है उनके डाटा सेंटर के अंदर। इस होस्ट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं हाइपरवाइजर, इसको हम भाइयों कहते हैं हाइपरवाइजर। इस हाइपरवाइजर के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं। ठीक है, अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं। वर्चुअल मशीन किस तरह बनाते हैं, उसके ऊपर हम कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, वर्चुअल मशीन बन जाएगी। तो इसको अब हम कहेंगे ये हमारी क्या बनेगी, वर्चुअल मशीन बन गई है। ठीक है, अब इस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करवाओ, आप अपनी वेबसाइट को रन करवा लो इसके ऊपर। ठीक है, कुछ भी कोई भी चीज रन करवाओ इसके ऊपर, लेकिन अब आपकी वर्चुअल मशीन बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इसको इंटरनेट के थ्रू बना लिया है। अब यहाँ पे हमने जो है ना, इसको बनाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज बाय करनी पड़ी, हार्डवेयर कंपोनेंट बाय करना पड़ा ना, उसको इंस्टॉल करना पड़ा। वो सारी आप हम सारे काम क्लाउड के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये सारे वहाँ पे सर्वर पड़े होते हैं, वहाँ पे हाइपरवाइजर होते हैं इनके ऊपर, वहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। और जैसे आप हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पे हमारी एक वर्चुअल मशीन बन जाती है। जी, हैंड रेस था आपका, पूछे। सर ये मैं पूछ रहा था वैसे कि क्लाउड सर्विसेज वाले जो आप बता रहे थे वो फिर आप खुद ही बता देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना मतलब आपका क्वेश्चन। ये सर हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है भाइयों, मैं तो यहाँ आपको पे ना, हाइपरवाइजर, बोले सर बोले। यहाँ पे हाइपरवाइजर भी जो है वो सॉफ्टवेयर है हाँ, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले आता है। बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर लेयर होती है, पहले से प्री इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर लेयर होती है, ये एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है, सॉफ्टवेयर लेयर होती है। एक्चुअली हमारा जो सर्वर बना है ना, वर्चुअल सर्वर यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो हमारा जो यहाँ पे सर्वर बन बन गया है। अब मुझे आप ये बताओ कि इसको स्टोरेज और रैम और CPU चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे, ऑब्वियसली चाहिए होंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एप्लीकेशन, हमने इसके ऊपर एप्लीकेशन चलानी है, सेम वही जिस तरह हम अपना फिजिकली हार्डवेयर सर्वर लगा के उसको हम रैम भी देते थे, रोम भी देते थे, CPU भी देते थे, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके अपनी एप्लीकेशन रन करवाते थे। सेम इसी तरह ये जो हमने अपनी वर्चुअल मशीन बनाई है या वर्चुअल सर्वर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, उसको भी स्टोरेज भी चाहिए होगी, रैम भी चाहिए होगी, CPU भी चाहिए होंगे। तो वो कहाँ से लेगा, वो इस होस्ट से लेगा जिसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ से लेगा, इस होस्ट से लेगा, ये जो होस्ट है, क्योंकि सारी स्टोरेज रैम और CPU इस होस्ट के साथ अटैच है।
यहाँ से लेगा। तो यहाँ से वो किस तरह लेगा, ये जो हाइपरवाइजर लेयर होती है ना, ये काम करती है कि जो हमारी वर्चुअल मशीन बनी होती है, इसको तमाम रिसोर्सेज जो उसको चाहिए होती है हमारी वर्चुअल मशीन को, इसको यहाँ से प्रोवाइड करवाती है। चाहे वो स्टोरेज है, चाहे वो रैम है, चाहे वो सीपीयू है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हाइपरवाइजर लेयर जो है वो प्रोवाइड करवाती है, जो चीजों को वर्चुअलाइज करने में हमारी हेल्प करती है। तो हाइपरवाइजर का यहाँ पे ये काम होता है। ठीक है भाइयों, तो इसकी हम लैब भी करेंगे, इसकी हम लैब भी करेंगे, हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे भी, तमाम चीजें हम यहाँ पे करेंगे। जी पूछे हारून। सर ये जी जी, आवाज जी ब्रेक हो भैया। गई, दोबारा बोल रहे हैं हारून। सर सर मैं कह रहा था ये जो अभी होस्ट असल में हमारा ये जो आपने बनाई है ना डायग्राम, इसमें अगर होस्ट हमारा गूगल है हम्म, तो ये बाकी जितने भी मतलब स्टोरेज रैम वगैरह ये वो सारी ये हम सीखेंगे बनाना वगैरह खुद से, ये सर्विसेज जितनी भी इसलिए हम सीखेंगे। ठीक है, यही तो हमने सीखना है कि हम अपने वर्चुअल मशीन बनाएंगे, अपना सर्वर यहाँ पे बनाएंगे, उसके ऊपर मैं आपको जो वेबसाइट है वो भी रन करके दिखाऊंगा, एप्लीकेशन उसको किस तरह डिप्लॉय करते हैं। जो हमारी वेबसाइट होती हैं वो हम क्लाउड को भी किस तरह चला के देखते हैं। ठीक है, वो भी सारा कुछ यहाँ पे सीखेंगे। जी आप सब। सर मेरा ये सवाल था कि अभी इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे जब हाइपरवाइजर आता है तो और ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इन 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 इस सिचुएशन के अंदर हार्डवेयर के ऊपर किसका कंट्रोल है? हाइपरवाइजर का कंट्रोल है या ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल है? मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि हाइपरवाइजर के ऊपर किसका कंट्रोल है? जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस स्लाइड से पहले हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर प्लस बट अब सॉफ्टवेयर यहाँ को पे कंट्रोल करता है। जी, अब जब यहाँ पे हाइपरवाइजर आ गया तो अब इस सिचुएशन में हार्डवेयर को हाइपरवाइजर कंट्रोल करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिर्फ कंट्रोल कर रहा होता है? नहीं, कंट्रोल तो इसको नहीं करता हाइपरवाइजर, लेकिन हाइपरवाइजर ना एक काम करता है। क्या काम करता है एक्चुअली? हाइपरवाइजर आपस में कम्युनिकेशन करवाता है, इसकी इससे कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, इनको आपस में रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी वर्चुअल मशीन को रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो सिर्फ हाइपरवाइजर सिर्फ इतना काम करता है कि उनको प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट होता है हाइपरवाइजर का। हाइपरवाइजर का ये बेनिफिट होता है, अभी तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया, तो मैं इससे एक आगे की चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो मैं आपको ना, ये हमारा होस्ट है, ठीक है, ये भी होस्ट है, ये भी हमारा होस्ट है। 3 सर्वर लगे हुए हैं डाटा सेंटर के अंदर। एडब्ल्यूएस डाटा सेंटर जो भी मैं गूगल के अंदर दिखा रहा था, वो डाटा सेंटर है फिजिकल जो वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, हम एक्चुअली इनके ऊपर अपने इंटरनेट को यूज करते हुए, अपने लैपटॉप को यूज करते हुए इनके ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, एक लेयर होती है, हाइपरवाइजर लेयर होती है। तो इसको जो है ना वो यहीं बना लेते हैं, हाइपरवाइजर लेयर होती है यहाँ पे। अब होता क्या है, अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि जो होस्ट होता है ना, हो सकता है इस होस्ट के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन चल रही हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो है विंडो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने इसी होस्ट के ऊपर एक और वर्चुअल मशीन बना ली है, वहां पे मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ। एक और मैंने बना लिया है, अगर मैं यहाँ पे मैं उबंटू यूज कर रहा हूँ फ्लेवर, तो यहाँ पे हो सकता है मैं रेड हैट यूज कर रहा हूँ। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे कि एक ही होस्ट के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वर्चुअल तो यही चीजें करती है कि जो हाइपरवाइजर होता है चीजों को वर्चुअलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। जो वर्चुअल मशीन बन रही होती है यहाँ पे, ये हाइपरवाइजर की मदद से बन रही होती है। आप इस वर्चुअल मशीन को या इस वर्चुअल मशीन को या इस वर्चुअल मशीन को जो भी रैम रोम और सीपीयू कोर्स चाहिए होंगे, वो कौन प्रोवाइड करेगा इनको? वो हाइपरवाइजर प्रोवाइड करेगा इनको। और वो कहाँ से प्रोवाइड करेगा? वो इस होस्ट से प्रोवाइड करेगा। और ये आपस में आइसोलेट होंगी, मिक्स नहीं होंगे आपस में। ठीक है, हो सकता है ये जो इस होस्ट है, इसके ऊपर ये जो मशीन है ये आपकी चल रही हो, ये आपके किसी फ्रेंड की चल रही हो, ये किसी और पर्सन की चल रही हो जो यूके में रहता है, किसी और कंट्री में रहता है। तो ऐसा भी होता है, एक ही होस्ट के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन चल रही होती है। अगर यही एग्जांपल मैं आपको फिजिकली दूं कि अगर हमारा कोई लैपटॉप है, फर्ज करें ये हमारा लैपटॉप है, ठीक है, इस लैपटॉप के ऊपर हम एक ही ऑपरेशन चला सकते हैं। ये जो हमारा लैपटॉप है ना, इसको मान के चलिए हमारा लैपटॉप है ये वाला। अगर इसके ऊपर हमने कोई
ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तो हम एक ही चला सकते हैं, या तो हम लिनक्स चलाएंगे, या तो हम विंडो चलाएंगे, या तो हम रेड हैट चलाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। अब मल्टीपल नहीं चला सकते। अगर मल्टीपल चलाने हैं आपने, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा जो एज अ हाइपरवाइजर काम करेगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे है, कि आप एक ही होस्ट के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हो, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे मतलब सर ये है कि जी हाइपरवाइजर जो है ना, इसका काम सिर्फ जो है ये कम्युनिकेट करवाना है। हाँ, अगर आपस हम में चीजों को कम्युनिकेट करवाना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना है आपस में उनको। तो ये देखो, ये एक होस्ट है, ठीक है। ये होस्ट कौन सा होस्ट है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये होस्ट है, ये जो यहाँ पे होस्ट बने हुए हैं, सर्वर बने हुए हैं। तो फर्स्ट कर लो, ये सर्वर हो सकता है, ये वाला जहाँ पे मेरा माउस है ना, ये सर्वर, ये वाला सर्वर है, ठीक है। इस सर्वर के ऊपर अब हमने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर पहले से हाइपरवाइजर लेयर इंस्टॉल होती है। ये जो हाइपरवाइजर होता है ना, इसको मैनेज गूगल क्लाउड वाले करते हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पहले से वहाँ मौजूद होता है। हमने सिर्फ क्या करना होता है, उसके ऊपर जाके फिर अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी होती है, वहाँ पे अपने सर्वर बनाने होते हैं, वर्चुअल सर्वर जाके क्रिएट करने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, ये होस्ट है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर लेयर है, और उसके ऊपर अब हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन चला रहे हैं, ठीक है। एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, दूसरा हमारे पास क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम रेड कर लेते हैं। अब वीएम, वीएम किसे कहते हैं, वर्चुअल मशीन को, जो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये वाली वर्चुअल मशीन जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रही है। A virtual machine runs on a physical computer which is called a host, ठीक है। सिंपल सी बात को किसी होस्ट के ऊपर बनाई जाती है। होस्ट कौन सा, ये होस्ट यहाँ पे फिजिकल लगे होते हैं। A software layer which is called hypervisor provide access to resources of the physical computer। वो कौन कौन से हो सकते हैं, सीपीयू हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, डिस्क नेटवर्क हो सकता है, टू द वीएम। ये जो होस्ट होता है, एक ये देखो, ये जो सर्वर होते हैं ना, इन सर्वर के साथ स्टोरेज भी अटैच होती है, रैम भी अटैच होती है, सीपीयू भी अटैच होते हैं, तमाम रिसोर्सेज इसको मिलते हैं। इसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, उसको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, इससे लेके उसको हम कहते हैं हाइपरवाइजर, ठीक है। ये होस्ट से जो इसको हम रिसोर्स देते हैं, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, हाइपरवाइजर प्रोवाइड करवाता है। The VM runs its own operating system and interact with the host through the hypervisor। तो उससे जो कम्युनिकेशन होती है किसके थ्रू होती है, हाइपरवाइजर के थ्रू होती है। मल्टीपल VMs कैन बी प्रोविजन ऑन अ सिंगल होस्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि एक जो सिंगल होस्ट होता है ना, उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हो, उसके अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअलाइजेशन का। हाइपरवाइजर क्या करता है, चीजों को वर्चुअलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस सर्वर के ऊपर हाइपरवाइजर की मदद से अपनी एक वर्चुअल मशीन बना ली, ठीक है। उसी वर्चुअल मशीन को हम कहते हैं AWS के अंदर, क्या कहते हैं, EC2 कहते हैं, ठीक है। EC2 कहते हैं, गूगल के अंदर उसको वर्चुअल मशीन कहते हैं, कंप्यूट इंजन कहते हैं उसको। तो यही चीजें होती हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपने व्हाइट बोर्ड में सर 3 होस्ट क्यों ड्रॉ किए, मतलब मल्टीपल होस्ट ड्रॉ किस मतलब उससे किए थे, कॉन्सेप्ट से? यहाँ सर ये माइक ऑफ है सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, सॉरी, ठीक है। अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, इसकी आवाज आई थी आपको? नहीं आप सर, आपने जो क्वेश्चन किया उसको नहीं आवाज आई आपको? सर उसकी आवाज़ नहीं है, उसके बाद आप अच्छा माइक ऑफ अच्छा, हो गया था। मैं आपको ये बता रहा था कि ये मैं वैसे वो एग्जांपल दी थी जनरली, कि मल्टीपल होस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो मल्टीपल होस्ट बनाए हुए हैं, हर होस्ट के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन चल रही है। तो ये सिर्फ आपको जनरल से मल्टी एग्जांपल दिया मैंने सर आपको। सर मल्टीपल होस्ट हम जब टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे ना, मल्टीपल होस्ट एक वर्चुअल मशीन को रन करेंगे, या मतलब जब हम यूज़ करेंगे मल्टीपल होस्ट, होस्ट तो एट द एंड एक ही होता है। होस्ट एक ही होता है, उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन चल रही होती है, जी सर। ठीक है। अब सर ये सर अब अगर सर हम अगर कोई रीजन यूज़ करते हैं लाइक वर्जीनिया या हम्म, ब्राज़ील का सर कोई करते हैं ओरियो, सर हमारे लिए तो वो सारा एक ही होस्ट है।
नहीं और वो नहीं जितनी नहीं, वहां से, ऐसा नहीं होता। एक एक होस्ट फिर थोड़ी उसमें होता है। सर, अब एक ही होस्ट के फिर ऊपर उसमें पूरी अलग, दुनिया virtual machine बनाएगी। नहीं नहीं सर, अलग रीजन है ना सर दुनिया के अंदर, हाँ, वर्ल्ड में सर जितने हैं, लाइक AWS के सर काफी हैं सर, फिर उसके अंदर उनके अलग होते हैं सर, US वेस्ट, ईस्ट 1, ईस्ट 2 सर। मतलब आप कह रहे हैं कि हर रीजन के अंदर एक ही होस्ट होगा। सर रीजन्स के अंदर, उनके अंदर सर सेंटर उनके अलग अलग भी होते हैं, लाइक मुख्तलिफ की प्लेसेस होती हैं। लेकिन सर जब हम कोई मशीन बनाते हैं तो हमें तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही होस्ट है, अगर हमने एक रीजन चुना है। हाँ, हम वो उसको होस्ट नहीं कहते। एक्चुअली होस्ट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, वो फिजिकल उनका जो सर्वर पड़ा होता है, फिजिकल सर्वर, उसको मैं होस्ट कह रहा बिल्कुल हूँ। सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, हाँ सर। बिल्कुल, ये देखो ये डाटा सेंटर है उनका, AWS का। ये डाटा सेंटर है, और डाटा सेंटर के अंदर जो है ना, ये मल्टीपल होस्ट बने हुए हैं इनके। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट बोलो, होस्ट उनके हजारों में वहाँ पड़े होते हैं, हजारों में उनके वहाँ पे सर्वर लगे होते हैं। लेकिन अभी हम फर्ज कर लेते हैं जो डाटा सेंटर है ना, यहाँ पे सिर्फ 3 सर्वर पड़े हुए हैं उनके, जो फिजिकली यहाँ पड़े हुए हैं। तो उनके ऊपर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर हम कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, तो हम जो फिजिकल होस्ट है ये चूज नहीं कर सकते वहां पे। हम उसको ये नहीं बता सकते भाई हमारी वर्चुअल मशीन इस होस्ट पे बना दो, या यहाँ पे बना दो, या यहाँ पे बना दो। ये बाय डिफॉल्ट बना देता है, हम ये चूज नहीं कर सकते वहां पे जाके। ठीक है, हम सिर्फ वर्चुअल मशीन बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली बना देता है। हो सकता है हमने 2 वर्चुअल मशीन बनानी है, हमने पहली वर्चुअल मशीन बनाई है वो इस होस्ट के ऊपर बनी है, हमने दूसरी वर्चुअल मशीन बनाई है वो इस होस्ट के ऊपर बन गई है, और हमने थर्ड वर्चुअल मशीन बनाई है वो इस होस्ट के ऊपर बन गई है। तो ये भी हो जाता है। ठीक है, आप हो सकता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन एक ही होस्ट पर बन जाए। तो ये बैकएंड की चीजें होती हैं, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते किस सोर्स पर बन रही है, हमें नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन बन रही होती है virtual मशीन जो है वो क्रिएट हो रही होती है, ये हमें पता होता है। Virtualization enable you to create multiple VMs each with its own operating system। ठीक है, on a single physical machine, की एक ही फिजिकल मशीन होती है, तो उसके ऊपर मल्टीपल virtual मशीन को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा virtualization का कॉन्सेप्ट था हमारे पास। ठीक है भाइयों, तो ओके सर। यहाँ पे जो है ना, आप हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ना, ये मैंने दिया virtualization का। ठीक है, अब यही काम जो है ना, अगर हम फिजिकली कर रहे थे तो क्या करते थे कि हम हार्डवेयर बाय करते थे। ये जो यहाँ पे जो मेरा माउस है ना, ये देखो जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये होस्ट है, इसको हम पहले बाय करते थे। ठीक है, आप क्लाउड के ऊपर हमने बाय नहीं किया, ये किन्होंने बाय किया, क्लाउड वॉल ने बाय किया हुआ है, पहले से लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर हम एक वर्चुअलाइजेशन तरीके से क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देंगे। तो ये जो अभी हमने सारा डिस्कस किया है, इसको ये एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा वर्चुअलाइजेशन का, कि वहाँ पे हम चीजों को वर्चुअलाइज कर रहे हैं चीजों को। तो ऑब्वियसली अगर हम जो है ना वो क्लाउड के ऊपर यहाँ पे कुछ बेनिफिट बता दी इन्होंने आपको, कि अगर आप क्लाउड के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो क्लाउड के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। यही तो सबसे पहले जो बड़ा बेनिफिट होता है ना, वो कॉस्ट का ही होता है, कि हमारी जो कॉस्ट होती है ना, वो कट हो जाती है। ठीक है, इस चीज को आप भी मानते हैं, अगर कोई फर्स्ट टाइम क्लाउड पढ़ रहा है, या अगर आप इससे फेमिलियर है, तो आप अगर आपने अभी तक ये चीज समझ ली है, तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ पे हमारी कॉस्ट कट हो जाती है। जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट हम बिल्ड इन्वेस्ट करते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के अंदर, वो कट हो जाती है, उसको हम आप कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कॉस्ट के हवाले से बहुत बड़ा यहाँ बेनिफिट देखने को मिलता है। तो कॉस्ट सेविंग होती है, रनिंग मल्टीपल VMs ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन रिड्यूस द नीड टू बाय न्यू कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम कोई भी फिजिकल हार्डवेयर बाय नहीं करते, यहाँ पे बाइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिजिकल चीजों का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, क्लाउड के ऊपर हम कोई भी चीज यहाँ बाय करते ही नहीं है, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट या फिजिकल हार्डवेयर यहाँ पे हम बाय नहीं करते। यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन जा वहाँ पे बना लेते हैं। एफिशिएंसी होती है, रनिंग मल्टीपल VMs ऑन अ सिंगल फिजिकल कंप्यूटर इंक्रीज इट्स यूटिलाइजेशन। तो वहाँ पे वो उसकी एफिशिएंसी बेटर होती है, रीयूजेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। तो आप अपनी जो हमारी, इसको हम देखेंगे डिस्कस करेंगे, हमारी जो वर्चुअल मशीन होती है ना, उसको हम बाद में रीयूजेबल कर सकते हैं। उसकी जो इमेज होती है वो उसकी इमेज को कॉपी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो वो हम आगे जाके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वर्चुअल मशीन्स होती क्या है? VMs आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग इन द क्लाउड। ठीक है, तो हम एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग होता है इन द क्लाउड, कि एक हमारे पास एक कंप्यूट सर्विस होती है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन।
VMs enable self-service, pay for what you use, scalability. अब हमने क्या किया यहाँ पे जो है ना, हमने एक होस्ट था उनका AWS वालों का, उस होस्ट के ऊपर हमने अपनी वर्चुअल मशीन बना ली, एक वर्चुअल मशीन ने क्रिएट कर ली, ठीक है। ये जो वर्चुअल मशीन होती है ना, इस वर्चुअल मशीन को हम AWS के अंदर कहते हैं EC2। EC2 उसको हम कहते हैं, इसका नेम होता है EC2। तो हमने EC2 बनाना है, हमने EC2 बनाना है, हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, ठीक है। वर्चुअल सर्वर बनाना है आपने, या आप इसको इंस्टेंस भी बोलते हैं, इसको इंस्टेंस भी बोलते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं इसके, इस वर्चुअल मशीन के, ठीक है। इसको इंस्टेंस भी हम बोलते हैं, तो डिफरेंट नेम होते हैं। तो ये AWS के अंदर होते हैं, AWS के अंदर हम इसको ये कहते हैं। अगर आप यही वर्चुअल मशीन आप गूगल के अंदर बना रहे हो, तो गूगल के अंदर इसको हम कहते हैं कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन इसको हम बोलते हैं, और वहां भी हम इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन भी इसको हम बोलते हैं गूगल के अंदर, ठीक है। तो काम सेम ही होता है, हर क्लाउड के अंदर सेम ही चीजें होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। तो खैर अभी हम AWS पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे AWS का। तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंट चीजें AEM में बताया हुआ है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते। देखता हूँ आगे कहीं पे, चले इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। AMI जो है ना वहाँ पे, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये भाइयों आप देखो, ये जो होस्ट है, ये फिजिकल होस्ट है। इस फिजिकल होस्ट के ऊपर हमने अपनी एक वर्चुअल मशीन बनानी है, कंप्यूटर सर्वर बनाना है हमने, ठीक है। एक EC2 इंस्टेंस बनाना है हमने। तो ऑब्वियसली उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बता दें कि हमने कोई सर्वर बनाना है, वर्चुअल सर्वर बनाना है, वर्चुअल मशीन बनानी है। मैंने को बताया था जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस होती है ना, उसको बनाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर क्या इंस्टॉल किया जाता है? हाइपरवाइजर। वो तो पहले से, वो हम इंस्टॉल नहीं करते, वो पहले से पड़ा होता है, ठीक है। वो आपकी बात सही है, लेकिन पहले ऑपरेटिंग से सिस्टम करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, ऑपरेट ठीक है। हमने जी सर। कोई भी कंप्यूटर डिवाइस बनाने से तो पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, हमने कोई अगर वर्चुअल मशीन बनानी है ना, तो सबसे पहला स्टेप होता ही यही है कि वर्चुअल मशीन अगर आपने बनानी है, चाहे वो आप गूगल के अंदर बना रहे हैं, चाहे आप AWS के अंदर बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आपको विंडो चाहिए, आपको Ubuntu चाहिए, आपको लिनक्स चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चूज करते हो, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाइयों, इसको हम कहते हैं AMI। ये चीज आपने याद रखनी है, इसको हम कहते हैं AMI। इसकी फुल फॉर्म होती है Amazon मशीन इमेज। मशीन इमेज होती है इसका, ठीक है। हमारी जो मशीन बन रही है इसकी इमेज है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि ये इसको हम कहते हैं AMI, फुल फॉर्म में Amazon मशीन इमेज। मशीन इमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस हम जो अपनी मशीन बना रहे हैं, जो हम अपना इंस्टेंस सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ये उसकी इमेज है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इस इमेज से मिलके बन रहा है, हमारी वर्चुअल मशीन जो है ना, वो इस इमेज से मिलके बन रही है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलकर बन रही है, ठीक है। उसको हम कहते हैं AMI।